अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। जो मनी बिल है, धन विधेयक को क्या है परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद ए दिया है, अनुच्छेद 109, मतलब ए ऑप्शन में अनुच्छेद 109 दिया है, बी ऑप्शन अनुच्छेद 110, सी ऑप्शन अनुच्छेद 111 और डी ऑप्शन अनुच्छेद 100। बताइए संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया, मतलब मनी बिल को डिफाइन किया गया है। मनी बिल का डिफिनेशन की बात कर रहा दोस्तों। ये जो मनी बिल होता है, ठीक है, मनी बिल की परिभाषा कहाँ दी गई है। मनी बिल की परिभाषा कहाँ दी गई है दोस्तों, बताइए। जो मनी बिल का डिफिनेशन है वो कहाँ दिया गया है। मनी बिल का परिभाषा है, डिफिनेशन कहाँ पर दिया गया है दोस्तों, बताइए किस अनुच्छेद में। कर होंगे आप। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही आंसर हो गया बी, अनुच्छेद 110। तो अनुच्छेद 110 में किसका बात किया गया है, धन विधेयक को परिभाषित किया गया। धन विधेयक क्या है, तो धन विधेयक के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा कोई अगर उधार लिया गया है, उससे उस उधार को विनियमित करने के लिए अगर कोई विधि बनाया जा रहा है, भारत की संचित निधि, भारत की जो लोक लेखा निधि है, भारत की जो आकस्मिक निधि है, उससे संबंधित कोई प्रावधान किया जा रहा है, उसमें से धन निकाला जा रहा है, धन डाला जा रहा है, ये चीजें हैं। फिर उसके बाद भारत सरकार के द्वारा कोई टैक्स है, कोई कर का अधिरोपण किया जा रहा है, उत्साधन किया जा रहा है, तो ये है। तो ये सब क्या है, मनी बिल कहलाते हैं, धन विधेयक कहलाते हैं। तो भारत की संचित निधि, उसके बाद भारत की जो आकस्मिकता निधि है, लोक लेखा निधि से संबंधित, उसमें धन को निकालना, धन को रखना, भारत सरकार के द्वारा कोई धन उधार लिया गया है, भारत सरकार की जो आय है, जो जो व्यय है, तो उस प्रोविजन जो है आपको मनी बिल में देखने को मिलता है। कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, उसका प्रमाणन किसके द्वारा किया जाता है, तो उसका प्रमाणन जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और धन विधेयक को किसी सदन में कब लाएंगे, तो किसी सदन में कहाँ लाया जा सकता है, मनी बिल को केवल लोकसभा में लाया प्रस्तुत किया जा सकता है। कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों, केवल लोकसभा में। मनी बिल को कहाँ, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत। और लोकसभा में पारित होने के बाद कहाँ जाएगा, राज्यसभा के पास जाएगा, और राज्यसभा को 14 दिन के भीतर इसको पारित करके लोकसभा को लौटाना होता है। अगर राज्यसभा के द्वारा 14 दिन के भीतर नहीं लौटाया जाता है, तो यह माना जाता है कि धन विधेयक भी राज्यसभा के द्वारा पारित हो गया है, फिर वह राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है। ये चीजें आपको है। तो धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति की अनुशंसा चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों, राष्ट्रपति की अनुशंसा है। तो राष्ट्रपति की अनुशंसा पे ही इसको लाया जाता है। ये चीजें हैं। राज्यसभा 14 दिन के भीतर इसको, राज्यसभा को 14 दिन के भीतर धन विधेयक को वापस करना होता है। तो राज्यसभा को 14 दिन के भीतर क्या है, 14 दिन के भीतर क्या है, 14 दिन के भीतर धन विधेयक को क्या है, वापस करना होता है। 14 दिन के भीतर वापस करना होता है। और अगर नहीं वापस करते तो माना जाता है कि पारित हो गया है। कहने का तात्पर्य कि जो धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त हुई है। किसको प्राप्त हो गई है, लोकसभा को बहुत अधिक शक्तियां मिली हुई है। तो धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, और यह केवल मंत्री के द्वारा लाया जाता है। केवल मंत्री ला सकते हैं इसको, ठीक है, केवल जो सरकारी सदस्य, केवल मंत्री। तो मनी बिल को किसके द्वारा लाया जाएगा, जो सरकारी सदस्य होते हैं, मंत्री जो होते हैं, उनके द्वारा लाया जाएगा। राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लाया जाएगा, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा 14 दिन के भीतर उसको वापस करना होता है। ये चीजें हैं। लोकसभा के पास बहुत व्यापक शक्ति है धन विधेयक के बारे में। कोई बिल धन विधेयक है कि नहीं है, वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा क्या प्रमाणन किया जाता है। लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा क्या उसका प्रमाणन किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष। तो कोई बिल है वह मनी बिल है कि नहीं है, इस किसके द्वारा डिफाइन किया जाएगा, यह लोकसभा अध्यक्ष जो निर्णय दे देंगे। अगर कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा क्या है किया जाता है। ये चीजें जो लोकसभा की स्पीकर है, हाउस ऑफ द पीपुल की जो स्पीकर है, उनके द्वारा ये चीजें क्लियर हो गया। अब जब मनी बिल राष्ट्रपति के पास जाता है स्वीकृति के लिए, तो मनी बिल को राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है सदन में। यह पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते हैं। राष्ट्रपति जो है धन विधेयक पर अनुमति देंगे या अनुमति रोक लेंगे,
दो ही चीज है इनके पास, अनुमति देंगे, अनुमति देंगे या अनुमति रोक लेंगे, या अनुमति क्या दोस्तों रोक लेंगे। ठीक, ये चीज है। जब राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा विधेयक, धन विधेयक को पारित करके भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास, संसद द्वारा जब धन विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा तो धन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देंगे या अनुमति रोक लेंगे, दो ही परिस्थितियां हैं और उनके पास कोई परिस्थितियां नहीं है। धन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। ये चीजें क्लियर हो गया दोस्तों। इस प्रकार देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया था, तो वह अनुच्छेद 110 में किया गया था। धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही लाया जाएगा, केवल मंत्री जो सरकारी सदस्य होते हैं उनके द्वारा ही लाया जाएगा, केवल मंत्री के द्वारा ही, जो सरकारी सदस्य होते हैं उनके द्वारा ही धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, राष्ट्रपति की अनुशंसा पर किया जाएगा। कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वही सर्वमान्य होगा। जब विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित करके राज्यसभा में भेजा जाता है, राज्यसभा 14 दिन के भीतर लौटाना होता है, और लोकसभा अगर नहीं लौटाती है राज्यसभा तो माना जाता है विधेयक पारित हो गया है। फिर वह विधेयक कहाँ पर जाता है, राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है। राष्ट्रपति जो है धन विधेयक पर अनुमति देंगे या अनुमति रोक लेंगे, केवल दो परिस्थितियां हैं उनके पास। वह धन विधेयक को, राष्ट्रपति धन विधेयक को संसद को वापस पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। चीजें क्लियर हो गई दोस्तों, इतना क्लियर होगा। देखिए अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में क्या विशेष प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया, जो सब चीजें आपको हम बता दिए। अनुच्छेद 109 क्या है, धन विधेयक के संबंध में क्या विशेष प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 111 क्या है, कोई संसद के द्वारा कोई बिल पारित होता है, कोई विधेयक पारित होता है, उस पर राष्ट्रपति जो है अपनी अनुमति देते हैं, अनुमति रोक लेते हैं या पुनर्विचार के लिए भेजते हैं। तो कोई भी हमारी साधारण विधेयक है, कोई वित्त विधेयक है, कोई बिल, ये कंडीशन है उसके तहत आप करेंगे हैं ये चीज। तो अनुच्छेद 111 के तहत कोई किसी विधेयक पर क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति दिया जाता है, ये सब चीजें हैं। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 100 में क्या है दोस्तों, देखिए अनुच्छेद 100 में आप देखेंगे यहाँ पर अनुच्छेद 100 में किस चीज का जिक्र किया गया है बताइए। तो अनुच्छेद 100 की अगर हम बात करें तो किस चीज का जिक्र किया है, यहाँ पर जो है गढ़पूर्ति, गढ़पूर्ति के बारे में जिक्र किया गया है। संसद के सदन में गढ़पूर्ति, जो संसद के सदन में गढ़पूर्ति क्या है दोस्तों, संसद के सदन में गढ़पूर्ति, इसका तात्पर्य क्या होगा। अब संसद के जो लोकसभा और राज्यसभा में जो सामान्य कार्य संचालन होने के लिए कम से कम जो न्यूनतम सदस्यों की आवश्यकता होती है उसी को क्या है, गढ़पूर्ति कहते हैं। सदन का कार्य संचालन के लिए, सदन की कार्रवाई शुरू हो सके, सदन की कार्रवाई आरंभ होने के लिए न्यूनतम जितने सदस्यों की आवश्यकता होती है उसे सदन में क्या है, गढ़पूर्ति बोला जाता है। ठीक है, तो यह क्या है, सदन की सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है या 10 सदस्य। तो अनुच्छेद 100 के तहत संसद के सदन में गढ़पूर्ति, अगर सदन में लोकसभा में गढ़पूर्ति नहीं है, न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति नहीं है, तो सदन का जो है कार्य संचालन नहीं हो सकता है। ऐसे राज्यसभा में है, न्यूनतम सदस्यों की संख्या अगर नहीं है तो राज्यसभा में कार्य का संचालन, कोई भी कार्य संचालन नहीं हो सकता है। तो संसद के सदन में गढ़पूर्ति है, यह जो होता है सदन की कुल सदस्य संख्या का जो 10वां हिस्सा होता है या 10 जो भी है, ठीक है, सदन की जितना सदस्य संख्या हो, जैसे लोकसभा है, लोकसभा में कितनी सदस्य संख्या 543। अब 543 का जो 10वां भाग है, 543 का जो 10वां हिस्सा आएगा, ये निकालेंगे तो उतनी जो सदस्य संख्या आएगी वो चीजें आपके पास हो जाएगी। गढ़पूर्ति का, अगर गढ़पूर्ति का देखा जाए 543 है दोस्तों, कितना है 543। अब 543 का हम 10वां हिस्सा अगर निकालना है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 543 का अगर हम 10वां हिस्सा निकालें तो यहाँ से लगभग कितना आ जाएगा दोस्तों, 54 सदस्य, 54.3 सदस्य आ रहे हैं। कितना सदस्य आ रहे हैं दोस्तों, 54.3 सदस्य आ रहे हैं। तो टोटल कितना 55 सदस्य क्या है, कम से कम होनी चाहिए। कितने सदस्य होने चाहिए दोस्तों, 55 सदस्य। तो लोकसभा में अगर कार्य संचालन होना हो तो लोकसभा में कितना होना चाहिए दोस्तों, इसको अगले स्लाइड में ही दे देते हैं आपको, देखिए गढ़पूर्ति के बारे में बता रहे थे। गढ़पूर्ति, तो गढ़पूर्ति संसद के जो सदन में गढ़पूर्ति है,
संसद के सदन में। ठीक है दोस्तों, संसद के सदन में। अब गणपूर्ति क्या है, 10वां हिस्सा होना चाहिए या 10। मान लीजिए लोकसभा में कितने हैं, 543 सदस्य हैं। अब 543 का 10वां करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54.3। इसका मतलब कितना, 55 सदस्य क्या है, न्यूनतम होनी चाहिए। कितने सदस्य, 55 सदस्य। गणपूर्ति के लिए कितना होना चाहिए संसद के सदन में गणपूर्ति, इसका उल्लेख अनुच्छेद 100 में किया गया। कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 100 में किया गया। अब ये लोकसभा का हो गया दोस्तों, क्या हो गया दोस्तों, लोकसभा का हो गया। राज्यसभा का बताइए, तो राज्यसभा में कितनी क्षमता है, सदस्य संख्या कितनी है वर्तमान में, 245 है। 245 का 10वां हिस्सा कितना आ गया दोस्तों, 24.5 आ गया। तो कितने, 25 सदस्य की क्या है, आवश्यकता है। कितने सदस्यों की आवश्यकता है दोस्तों, 25 सदस्य। तो वही है, संसद के सदन के कार्य संचालन के लिए यह आवश्यक है कि जो गणपूर्ति हो, गणपूर्ति मतलब न्यूनतम सदस्य संख्या इतनी होनी चाहिए। लोकसभा के कार्य संचालन के लिए 55 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है, और राज्यसभा के कार्य संचालन के लिए क्या है, 25 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। तो गणपूर्ति का तात्पर्य है कि सदन का 10वां हिस्सा, सदन की सदस्य संख्या का 10वां भाग या 10 जो भी अधिक हो। ठीक है, तो अधिक क्या होगा, 55 सदस्य 10 से अधिक है इसलिए 55 सदस्य लिया गया। 25 सदस्य क्या है, 10 से अधिक है इसलिए 25 सदस्य लिया गया। तो गणपूर्ति का तात्पर्य यही है कि सदन की सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा या 10 जो भी अधिक हो। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो 13 क्वेश्चन था, 13 नंबर का क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो इसका उल्लेख कहां पर है, अनुच्छेद 110 में किया गया है। और ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको देख लिया। ठीक है दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 14 नंबर क्या कह रहा है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है, ये बताइए दोस्तों। ए ऑप्शन दिया है 3 बार, बी ऑप्शन है 2 बार, सी ऑप्शन है 1 बार और डी ऑप्शन है 4 बार। बताइए दोस्तों, तो एक वर्ष में मतलब एक साल में कम से कम कितनी बार संसद का जो है बैठक होना चाहिए, संसद का सेशन होना चाहिए। तो ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी 2 बार। कम से कम क्या है, 2 बार तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको है। इसका उल्लेख कहां पर किया गया है, तो देखेंगे संसद की जो संसद के सत्र के बारे में, बैठक के बारे में उल्लेख किया गया कहां पर है, तो अनुच्छेद जो 85 है। कहा दोस्तों, अनुच्छेद 85 में इस चीज का क्या है, जिक्र किया गया कि एक वर्ष में कम से कम संसद का क्या है, लोकसभा और राज्यसभा प्रत्येक सदन का जो है एक साल में कम से कम 2 बार सेशन होना चाहिए, 2 बार क्या है, बैठक होनी चाहिए, संसद के सत्र होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, कम से कम 2 बार तो होना चाहिए। 2 बार से अधिक हो रहा है तो और है, अब देखा जाएगा ग्रीष्मकालीन सत्र है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, विशेष सत्र बुलाया जाता है, विशेष बैठक बुलाया गया। तो ये किसके द्वारा बुलाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है संसद के सत्र को आहूत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के सत्र को आहूत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के सत्र को, संसद के सत्र हो गया, बैठक हो गया, आहूत किया जाता है। ठीक है, आहूत मतलब बुलाया जाता है, आहूत किया जाता है। ठीक, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा क्या है, लोकसभा राज्यसभा के सदनों को क्या है, सत्र को, सेशन को बुलाया जाता है, आहूत किया जाता है। इस तरीके की चीजें हैं। फिर जो सदन के पीठासीन अधिकारी होते हैं, जैसे लोकसभा अध्यक्ष हो गए और जो राज्यसभा के सभापति है, उनके जो पीठासीन अधिकारी हो, सदनों का क्या है, संचालन, जो लोकसभा के कार्य संचालन नियम है उसके तहत लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और राज्यसभा के जो सभापति हैं वह जो राज्यसभा की कार्य संचालन नियम उसके तहत करते हैं, और साथ ही जो राज्यसभा के उपसभापति हो गए, फिर जो लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं, तो उनके द्वारा भी पीठासीन अधिकारी की भूमिका जो है
निभाया जाता है। तो ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है, तो अनुच्छेद 85 में जो संसद के सत्र के बारे में बात किया गया, लोकसभा और राज्यसभा की जो है एक वर्ष में जो है कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए। 2 बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ये चीजें हैं, पिछली कम से कम 2 बार तो होना ही चाहिए। 2 बार से अधिक हो रहा तो और अच्छी बात है। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो मिनिमम पूछ रहा तो कम से कम कितनी बार होनी चाहिए, तो 2 बार। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।